हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नेट फोरम। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि हम न्यूरल नेटवर्क सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आऊँ, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इस टॉपिक को पढ़ने की। दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रेनिंग सेट डिज़ाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमने ट्रेनिंग सेट डिज़ाइन तो किया है, इसका रियल यूज़ क्या है, वाई वेयर विल गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर principal component and where we're going to use this training set, and what are the important features which we have to keep and which we have to chopped off, मतलब कि कौन से हमें रखने हैं और कौन से हमें जो है वो एलिमिनेट कर देने हैं। तो अब ये अच्छा, एक बात और भी है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से फीचर रखने हैं, कौन से फीचर नहीं रखने हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। सपोज़ करिए कि मेरे पास कोई एक्स फैक्टर है, उसके अंदर मेरे पास x1, x2, x3, xm फीचर्स हैं। ठीक, अब आपको ये तो पता होगा कि फ़ीचर्स में जब कह रहा हूँ तो मैं किस चीज़ से मतलब रख रहा हूँ। फ़ीचर्स का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स, जो एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, जो कि किसी भी डेटा सेट को किसी न किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचाने के लिए हेल्प करते हैं, और हम वेट वेक्टर्स लगाते हैं। बताया था ना मैंने आपको, न्यूरल नेटवर्क में जो न्यूरॉन बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि x1, x2 सो ऑन टू xm फीचर्स होंगे, है ना। हर किसी का अपना अपना एक वेट होगा, w1, w2, wm। बायस लेंगे तो x0 होगा, जो कि मोस्टली +1 ही होता है, और इसका होता है w0। ठीक, यहाँ से फिर आउटपुट मिलता है, वैसे v होता है, v जाता है फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन में, और वहाँ से फिर वो y मिलता है। तो अब जैसे कि मैं अब बात कर लेते हैं, सपोज़ कोई मैं एक मैरिज प्रपोज़ल या मैरिज मैट्रिमोनियल साइट बना रहा हूँ, तो x1 क्या हो सकता है मेरे पास, किसी भी बंदे की बना रहा हूँ, किसी भी क्लाइंट की बना रहा हूँ, तो वो एज हो जाएगी, उसका इनकम हो जाएगा, उसका जेंडर हो जाएगा, उसके सपोज पेरेंट का नाम हो जाएगा, है ना, पेरेंट की इनकम, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो मुझे ये देखना है कि मैं कौन से फीचर्स मैं रखूँगा प्रिडिक्शन के लिए, जो कि मेरे को एक लड़की या लड़का प्रिडिक्ट कर सकें शादी के लिए, और कौन से मुझे चॉप्ड ऑफ कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं। तो ये जो प्रोसीजर अपनाता है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये हम अपनाते हैं ताकि हम एक अच्छा डेटा सेट निकाल सकें। इसी टॉपिक को कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, राइट। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना ही फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये डिसाइड करना कि कौन से फीचर्स मैं सेलेक्ट करूँगा, कौन से फीचर मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को, जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यानी कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, राइट। जिसको अगर हम इसकी डेफिनेशन में बताऊँ, इसका नाम अगर मैं लिखूँ शॉर्ट में, तो वह कहलाता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, राइट। तो प्रिंसिपल मीन्स द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक तरीके कह रहे हैं ये फीचर्स को, उन फीचर्स को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं डेटा सेट में रखना, और जो अनइम्पॉर्टेंट हैं उनको डेटा सेट से बाहर निकाल देना ही प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड आइए अब वापस लौटते हैं और देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। थोड़ा सा इसको में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आपको लास्ट तक ये पढ़ देखना पड़ेगा लेक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की। आइए पढ़ते हैं पहले इसके बारे में क्या लिखा है इसमें। लेट x vector be a vector composed of x1, x2 so on to xm, and we are being decided, हमने डिसाइड करा है कि we are going to keep only this particular set till this set in our data set, and we are going to remove these particular features from our data set, right. So what is the point of criteria to mercilessly chop off this particular data from this whole data set? Now let us study. बट वी हैव टू मेक श्योर, मतलब हमें श्योर करना पड़ेगा दैट द डेटा विच वी आर रिमूविंग इन एन अटैम्प्ट टू रिड्यूस द डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब क्या हुआ, ये हम बता चुके हैं कि जितने ज़्यादा हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे, उतना ज़्यादा हमारा डेटा का क्या होगा, डायमेंशन होगा। ठीक है,
x1, x2, x3, x4 है, तो यहाँ पे 4 डायमेंशनल डेटा है। तो हम रिड्यूस कर देंगे, जब मान लो अगर मैंने x4 हटा दिया तो डायमेंशन रिड्यूस हो गया, x2 हटा दिया तो फिर x3 हटा दिया तो और रिड्यूस हो गया। मैंने इस तरीके से हम लोग जो है वो रिडक्शन करते हैं। हाउ मच एरर, अब क्या है कि ध्यान है कि अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डायमेंशंस, है ना, इंक्लूडिंग हाउ मच एरर, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितनी एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा तो नहीं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने चॉप ऑफ कर दिए। व्हाट आर द फैक्टर वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर चॉपिंग ऑफ द डेटा मर्सिलेसली। हम जब डेटा को चॉप ऑफ करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी डेटा हम चॉप ऑफ कर रहे हैं दोस्तों, वो ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस ना करें। तो मीन स्क्वायर एरर क्या है? सम ऑफ वेरिएंस, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सम ऑफ वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स विच वी हैव एलिमिनेटेड। ठीक है, जो भी हमने डेटा एलिमेंट्स को रिमूव किया है उनका हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि उनका वेरिएंस ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो क्या कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई डेटा पॉइंट्स होते हैं तो अगर उनका वेरिएंस ज़्यादा है, राइट, तो है ना, अगर उनका डेटा वेरिएंस ज़्यादा है तो हम उनको रिमूव नहीं करते हैं, और जिनका वेरिएंस कम होता है, मतलब ज़्यादा मोर टुगेदर क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, उन फीचर्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो हाई वेरिएंस में वाले डेटा को हम रिमूव नहीं करते हैं, राइट। सो वी डू नॉट रिमूव दोज डेटा एलिमेंट्स विच आर हैविंग दी हाई वेरिएंस, राइट, ध्यान रखिएगा। वी वांट इनसिग्निफिकेंट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर इंट्रोड्यूस बाय द टर्मिनेटेड डेटा। तो हम चाहते हैं कि जो डेटा अगर में रिमूव करने में जो एरर भी आए वो कैसी हो, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो, यानी कि बहुत ही स्मॉल हो। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्स वेक्टर है, अगर हम किसी और पर्टिकुलर वेक्टर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नया वेक्टर आता है मान लो टी वेक्टर, तो हम इस वेक्टर को इस वेक्टर पे क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक, ये वेक्टर होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम एक आइगन वेक्टर लेंगे जिसमें हम अपना जो डेटा वेक्टर है उसको मैप करके एक नया वेक्टर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ताकि हम हाई वेरिएंस फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू डिज़ाइन ए कर्नल का मतलब यहाँ पे होता है मैकेनिज्म। वी हैव टू डिज़ाइन ए मैकेनिज्म विच कैन ईजिली रिमूव, क्या रिमूव कर देगा? रिमूव दोज एलिमेंट्स विच हैव लो वेरिएंस विद द कॉन्सेप्ट लेट अस डिज़ाइन द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो आइए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर होगा। आइए अब आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ मैक्सिमाइज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेरिएंस। मतलब कि अगर λ1, λ2, λ3, λ4 एंड λ5 5 फीचर्स के वेरिएंसेस हैं, तो अरेंज देम इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो दैट इफ वी वांट वी कैन ईजिली रिमूव दीज टू फीचर्स बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लो वेरिएंस। So let x vector be a m dimensional random vector. This is an important point. Random vector means by the help of cross validation we can regularly update our training data so that the data set or the machine does not lie in the problem of overfitting. Overfitting problem ना हो, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लगातार cross validation यूज़ करते हैं। We further assume that the expectation of this particular ex vector is equal to 0. What is the meaning of this particular thing? We have gathered data randomly, right? We assume that the data is somewhere normally distributed, having the mean e x vector equal to 0. We assume that the mean is 0 means that the number of negative samples and the number of positive samples are equal, and that's why the mean is 0. But does this इज़ पॉसिबल एट एवरी टाइम? क्या ये हमेशा पॉसिबल है? नहीं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। दस हेयर वी कैन से दैट एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल टू हैव इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव वैल्यूज़। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी सब्सट्रैक्ट द ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम द मीन वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसकी मीन से उस सारे डेटा सैम्पल को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो मीन वैल्यू होती है वो तो ज़ीरो हो जाती है और हमें एक क्लस्टर मिल जाता है कुछ ऐसा, ज़रूरी नहीं नॉर्मल ही हो, लेकिन हम अगर हल्का फुल्का भी नॉर्मल नहीं भी है तो भी मान लेते हैं, ठीक है नॉर्मल है। नॉर्मल होने से क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड कर्व बन जाती है और हमारे उसके स्टैटिक्स हैं, जी स्टैटिक हुआ या टी स्टैटिक हुआ, डिपेंड करता है साइज़ के हिसाब से। तो बहुत सारी हमें फीचर्स मिल जाते हैं और अपने कुछ हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, कि रिजेक्ट हो जाएगी, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। खैर, अब यहाँ पर इन्होंने लिया है एक
एक सिंपल यूनिट वेक्टर क्यू इज एम डायमेंशनल यूनिट वेक्टर। क्या कह रहे हैं, नॉर्म ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1। तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि कैसे हम नॉर्म ऑफ क्यू एज्यूम करते हैं 1 है। यूनिट वेक्टर का नॉर्म हम हमेशा, अगर हमने यूनिट वेक्टर एज्यूम किया है क्यू को, तो उसका नॉर्म हम क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। ठीक, तो लेट क्यू इक्वल टू आई जे के, तो वी प्लॉट इज इन दिस पे आई जे एंड के एंड एक्स वाई जी बी ए एक्स वेक्टर। तो अब मैंने बताया था ना कि कैसे प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों। सो इफ वी वांट टू प्रोजेक्ट, we write in this way, q vector into x vector. This means we are projecting x vector on q vector। ठीक है, एंड x क्या है हमारे पास, 1 2 3 5, जो भी हमने वैल्यू दी थी वो पहले वैल्यू थी उसकी। अब आइए इसके जरा थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये कह रहा है नॉर्म ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू q ट्रांसपोज इंटू q वेक्टर का अंडर रूट, राइट। एक चीज़ उदाहरण, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्म ऑफ क्यू यूनिट वेक्टर का नॉर्म ये होता है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे अभी। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, नो व्हाट इज दिस ए, नो ए हैव अज्यूम दैट इट इज़ द multiplication of the vector and the unit vector. Basically it is not multiplication, it is the inner product of this particular vector and unit vector. So expectation of e x vector t into q is equal to, q बाहर निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि एक रैंडम q एक जो है वो फिक्स क्वांटिटी है और x जो है एक रैंडम क्वांटिटी है। तो ई एक्स वैक्टर का अब ये वेक्टर हमने क्या माना है, इसको तो हमने नॉर्मलाइज कर लिया है। नॉर्मलाइज करने के बाद इसका मीन क्या होगा, 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0। सो q इज़ नॉट ए रैंडम क्वांटिटी, सो इट इज़ केप्ट आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो a था, यानी जो a हमारा था विच इज़ x ट्रांसपोज t इंटू क्यू वैक्टर, क्या करा है कि जो यूनिट वेक्टर q है उस पर इस वेक्टर को प्रोजेक्ट किया है हमने, तो उससे क्या होगा, हमारा एक वेक्टर निकल के आया, उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ई एक्स वेक्टर ट्रांसपोज इंटू क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई क्यू ट्रांसपोज वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, इसको फैला लिया हमने। ठीक है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा, और ये वेक्टर ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ को रिलेशन मैट्रिक्स। किसी भी ट्रेनिंग सैम्पल को, ये स्टैटिक्स में रूल है कि कोई भी ट्रेनिंग सैम्पल है एक्स वेक्टर है, अगर उसका इनर प्रोडक्ट को उसके वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक को रिलेशन मैट्रिक्स देता है। ठीक, तो क्यू ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज गिव यू अ को रिलेशन मैट्रिक्स आर विच इज़ देन अगेन मल्टीप्लाई विद द यूनिट वेक्टर। तो ये सॉल्व होने पे क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज वेक्टर ई एक्स इन वेक्टर इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू क्यू वेक्टर गिव यू nothing but q transpose into r vector into q vector. So r vector will be equal to expectation x vector into x transpose, right। एक और ध्यान बात रखिएगा कि यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स, चलो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा या मैं ही बता दूंगा बाद में कि कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोरिलेशन मैट्रिक्स जो होती है वो दोस्तों एक सिमेट्रिक, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है आर टी इक्वल टू आर, क्योंकि उसका ट्रांसपोज और रियल मैट्रिक्स जो है वो उसकी एक जैसी होती है। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज द वेरिएंस, सो वी नो दैट कोरिलेशन मैट्रिक्स आर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। नाउ वी इंट्रोड्यूस द फंक्शन नोन एज द वेरिएंस प्रूफ, और वेरिएंस प्रूफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर लिखा है तो वही पुराना फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू ट्रांसपोज इंटू आर इंटू क्यू वैक्टर। पॉइंट टू नोट दैट क्यू वैक्टर इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेरिएंस for the data set, so that we can assume that we can assume, बल्कि हमें तय हो जाए कि हमें एक मैक्सिमम पॉइंट और एक मिनिमम पॉइंट मिल गया। मतलब कहने का मतलब है कि वी हैव गॉट दी मैक्सिमम वेरिएंस एंड वी हैव गॉट दी मिनिमम वेरिएंस, राइट। तो अगर मिनिमम वेरिएंस पे हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो क्यू वेक्टर है उसको हिला डुला के देखेंगे कि क्या हमें हिलाना डुलाना अलाउड है। अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हिलाना डुलाना अलाउड नहीं है। ठीक, वही ये करना चाह रहे हैं। पॉइंट टू नोट, क्यू वेक्टर इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वेरिएंस फॉर मैक्सिमम वेरिएंस वी कैन से that sky is the limit, means that we can have maximum variance of any quantity, but for minimum variance we have to find the stationary point, right। so क्या मतलब है कि साई वेरिएंस प्रोब के अंदर हम क्या डालेंगे, q प्लस डेल्टा क्यू वेक्टर इज इक्वल टू साई क्यू। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्यू वेक्टर यानी जो मिनिमम पे क्यू वेक्टर है उसको थोड़ा सा हिला डुला कर देख रहे हैं, डेल्टा क्यू ही तो होगा, हल्का फुल्का वेरिएंस।
या तो इधर या तो इधर। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ करेंगे दोस्तों, सिंपल सी मैथमेटिक्स डेरिवेशन है। साई क्यू में क्यू प्लस डेल्टा क्यू को डालेंगे तो ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये पूरा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में से हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा क्यू के एक्सप्रेशन हैं वो तो बहुत छोटे होंगे, तो उनको हम रिमूव कर देंगे और सॉल्व करने पे आएगा साई क्यू प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू वेक्टर टी ट्रांसपोज इंटू आर वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू इंटू टी इंटू आर क्यू। अब देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन को देखिए और एक इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस की को जो हम एक दूसरे से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे इक्वेट करा मैंने, इक्वेट करने में मेरे को ये एक्सप्रेशन मिलेगा कि 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू वेक्टर ट्रांसपोज इंटू आर इंटू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए अब मैं क्यू भी जो 2 था वो कांस्टेंट था, उसको हटा दिया मैंने, तो ये बना डेल्टा क्यू वेक्टर ट्रांसपोज इंटू आर वेक्टर डॉट क्यू इक्वल टू 0। बट वी हैव ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी डिस्प्लेस क्यू बट डेल्टा क्यू इज अ यूनिट वेक्टर, सो नॉर्म ऑफ क्यू प्लस डेल्टा क्यू